Hi friends, welcome to संस्कार सागर पब्लिक स्कूल एंड यू आर वाचिंग साइंस क्लास। साइंस क्लास में मैंने लास्ट डे बताया था एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के अंतर्गत क्या होता है कि एक फार्मर जो है क्रॉप्स को उगाने के लिए या क्रॉप्स को उगाने के लिए क्या करता है कि सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। सीरीज फार्मर क्या करता है कि अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। किसके लिए परफॉर्म करता है? तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के लिए। और यही सीरीज जो होती है इसी को हम कहते हैं एग्रीकल्चर। अब देखिए आपसे पूछा जाएगा कि डिफाइन एग्रीकल्चर। क्वेश्चन हो सकता है कि आप एग्रीकल्चर को डिफाइन कीजिए, तो आपका आंसर होगा कि फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स अ फार्मर परफॉर्म अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, और सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ मैंने यहाँ लिखा है कि फार्मर क्या करता है, तो अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। किसके लिए? टू ग्रो क्रॉप्स को उगाने के लिए ए सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। कौन? तो आपका परफॉर्म कौन करता है? फार्मर्स। अब देखिए मैंने आपको लास्ट दिन बताया था कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जो आता है वो होता है सॉइल प्रिपरेशन। पहला जो होता है सॉइल प्रिपरेशन। दूसरा जो ऑप्शन होता है सॉइल प्रिपरेशन में होता क्या है एक्चुअली? सॉइल प्रिपरेशन में आप कहीं भी तो कुछ भी उगा नहीं सकते। आप सीमेंट पे नहीं उगा सकते हैं, बालू पे नहीं उगा सकते हैं, तो कहीं भी कुछ नहीं उगा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सॉइल का प्रिपरेशन, मिट्टी को बनाना होगा कि किस मिट्टी में किस तरह की क्रॉप निकले। ठीक है। दूसरा होता है इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है वाटरिंग टू क्रॉप्स। इसका क्या मतलब है? वाटरिंग टू क्रॉप्स का मतलब होता है कि पौधों को या क्रॉप्स को पानी देना। कहाँ देना? पौधों को देना। ठीक है। तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है वीडिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ क्या? क्रॉप्स। मीन्स अनवांटेड जितने तरह के क्रॉप होते हैं जिससे हमारी क्रॉप को क्या हो, हमारे क्रॉप को नुकसान होता है, तो उसकी हमको वीडिंग करनी पड़ती है, प्रोटेक्शन करना पड़ता है। ठीक है। और जो चौथा पॉइंट है ये है सिलेक्शन ऑफ सीड्स। जो फोर्थ पॉइंट है आप कह सकते हैं क्या? सिलेक्शन ऑफ सीड्स। जो नंबर 4 पॉइंट है ये क्या है? सिलेक्शन ऑफ सीड्स। और नंबर लास्ट जो मैंने बताया था वो था हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। जब आपकी क्रॉप बन करके रेडी हो जाती है या पक जाती है, बड़ी हो जाती है, तो आप उसको क्या करते हैं? हार्वेस्ट करते हैं। हार्वेस्ट दो तरीके से किया जाता है। एक कैसे? बाइसिकल से किया जाता है। ठीक है। और दूसरा जो होता है हार्वेस्टिंग मशीन से किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में एक फार्मर जो होता है, ये जितने भी टास्क हैं किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं? एक फार्मर के द्वारा। और फार्मर क्या करता है? इन टास्कों को समझता है कि सॉइल प्रिपरेशन के किस तरह की मिट्टी में क्या बोया जाए। ठीक है। इरिगेशन कब सिंचाई करने की ज़रूरत है, वीडिंग कब निराई गुड़ाई करने की ज़रूरत है,
और किस तरह का बीज हमको चुनना है, हाइब्रिड करना है या जो इंडियन है या फिर जो देसी हैं जो जो हमारे घर में पाया जाता है उस तरह का सीड्स होगा या हाइब्रिड होगा। और उसके बाद लास्ट हार्वेस्टिंग। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि सॉइल प्रिपरेशन जो है 3 भाग में डिवाइड होता है, 3 भाग में। देखिए मैं पहला बताता रहा हूँ कि ये होता है प्लॉइंग, PLOUGS, प्लाउ, प्लॉइंग होता है। दूसरा जो होता है, पहला तो प्लॉइंग होगा, दूसरा होता है लेवलिंग, और जो तीसरा पॉइंट होता है अप्लाइंग फर्टिलाइज़र। ठीक है, अप्लाइंग फर्टिलाइज़र। अप्लाइंग फर्टिलाइज़र, अप्लाइंग क्या होता है, सबसे पहले खेतों की जुताई करना, लेवलिंग करना और उसमें क्या करना, फर्टिलाइज़र ऐड करना। फर्टिलाइज़र ऐड करने का सेंस ये है कि आप फर्टिलाइज़र 2 तरह का यूज़ कर सकते हैं। एक होता है डोमेस्टिक फर्टिलाइज़र और दूसरा होता है केमिकल फर्टिलाइज़र। आप क्या क्या यूज़ करते हैं, और ये जो फर्टिलाइज़र आप यूज़ करते हैं किसके लिए यूज़ करते हैं कि जो आपका क्रॉप है, क्रॉप को मिनरल्स, प्रोटीन्स या जो भी चीज़ें हैं उसको ग्रो करने में हेल्प करें, वो उनको फर्टिलाइज़र से मिलता है। ठीक है, तो आगे हम इसका वो करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वाई वी नीड प्लाविंग। सबसे पहले ये हम जानेंगे कि प्लाविंग की आवश्यकता क्यों होती है या प्लाविंग किसे कहते हैं, इसको हम जानेंगे। तो मैंने बताया था कि किसी यंत्र से या किसी औजार से खेतों की जो खेत की मिट्टी है उसको तोड़ना, कई भागों में डिवाइड करना ही प्लाविंग कहलाता है। मीन्स द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लाविंग। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल, लूजनिंग एंड टर्निंग the soil, loosening and turning the soil called what? Plowing। ये आप याद रखिए, ये मैंने आपको बताया भी था, लेकिन आज मैं बताऊंगा कि why plowing is needed। Plowing is needed, इसको हम जानेंगे। वाई प्लाविंग इज नीडेड। पहला ये क्वेश्चन होगा कि क्यों ज़रूरत पड़ती है। पहला जो क्वेश्चन है, तो क्यों ज़रूरत पड़ती है हमको प्लाविंग करने की, खेत की जुताई करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो पहला, यह जो है पौधों को, क्रॉप्स की जड़ों को डीपर जाने देता है। ठीक है, यह क्या करता है कि क्रॉप्स की जो फसल है उसकी जड़ों को डीपर जाने देता है। मीन्स इट अलाउज द रूट टू रीच डीपर इनटू द सॉइल। पहला है इट अलाउज रूट टू रीच डीपर टू द सॉइल। ठीक है, सेकेंड जो पॉइंट है, इट अलाउज रूट्स टू रीच डीपर टू द सॉइल। सेकेंड पॉइंट क्या है, क्यों? दूसरा ये है कि इट ट्रैपिंग एयर इन द सॉइल। अब जुताई करने से क्या होता है कि मिट्टी के अंदर, जैसे मान लीजिए आपका खेत है, इसमें इस तरह की अगर जुताई हो जाती तो इसके अंदर एयर आसानी से चले जाते हैं। जब एयर आसानी से जाते हैं तो इसमें जो भी बीज होगा, जो भी पौधा होगा, उसको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, विटामिन से miलेंगे और ग्रो करेगा। तो इसकी दूसरी फ़ायदा है कि इट हेल्प्स इन ट्रैपिंग एयर इन द सॉइल। दूसरा है इट हेल्प्स ट्रैपिंग एयर इन द सॉइल। ठीक है, तीसरा जो है, तीसरा क्या ज़रूरत पड़ती है कि यह जो मिट्टी से मॉइस्चराइज़र होता है, जब हम प्लाइंग करते हैं तो जो मिट्टी की मॉइस्चराइज़र होता है उसको दूर करता है। तो क्या करता है कि इट हेल्प्स द सॉइल टू रिटेन,
इट हेल्प्स द soil टू रिटेन, क्या रिटेन क्या करने के लिए, मॉइस्चराइजर फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, मॉइस्चराइजर फॉर अ लॉन्गर देखिए इसका बेनिफिट्स मैं बता दूँ। कभी कभी क्या होता है कि हम खेत की सिंचाई तो कर देते हैं, इरिगेशन ऑफ फील्ड वी हैव कंप्लीटेड, एंड उसके बाद क्या करते हैं, प्लॉइंग करते हैं। इससे रीजन क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या होता है कि मॉइस्चराइजर्स कई दिनों तक बनी रहती है, जिससे जो क्रॉप्स होता है उसको मतलब इनिशियल जो वाटर है उसको आसानी से मिलता रहता है। तो इस तरह से ये बेनिफिशियरी होता है प्लॉइंग। जो फोर्थ नंबर है, यह जो है न्यूट्रिएंट्स, जो सॉइल न्यूट्रिएंट्स है, इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग, इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग nutrients, it help in bringing nutrients rich soil to the top, rich soil to the top मीन्स यह नीचे से जो न्यूट्रिएंट्स होता है, न्यूट्रिएंट्स नीचे ज़मीन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसको ब्रिंग बाहर करता है। क्या, प्लॉइंग मीन्स जब खेत की जुताई करते हैं तो अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसको बाहर करता है, और जब बाहर करेगा तो क्या फ़ायदा होगा, ये क्रॉप्स को जाएगा और हमारे क्रॉप्स बढ़ेंगे। तो मैं 4 पॉइंट जो बताया हूँ और 1-2 पॉइंट्स मैं उसको भी बता देते। पहला, इट अलाउज मीन्स वाई प्लॉइंग इज़ नीडेड, ठीक है, वाई प्लॉइंग इज़ नीडेड। तो पहला बेनिफिट्स हो गया कि इट अलाउज रूट्स टू रीच डीपर टू द सॉइल, कि ज़मीन के अंदर गहराई तक जाता है, जिससे पौधा जो है मजबूती से पकड़ में या मजबूती से खड़ा रहता है, ठीक है ना। दूसरा जो है, इट हेल्प्स ट्रैपिंग एयर इन द सॉइल, और जुताई करने से मिट्टी में एयर पहुंचता है, और एयर पहुंचेगा कहीं ना कहीं। मैं एक दिन बताया था कि फोटोसिंथेसिस क्रिया में जब एयर पहुंचता है एटमॉस्फेयर से, एयर का मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सब सारी गैसें, तो हमको फोटोसिंथेसिस में किसकी ज़रूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड प्लांट्स गेट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो क्या होता है कि इट हेल्प्स ट्रैपिंग एयर इन द सॉइल, और यह जो है मिट्टी का जो बड़े बड़े जो क्लाउड्स होते हैं उसमें एयर का प्रवाह करता है, ठीक है। तीसरा जो होता है, इट हेल्प्स द सॉइल टू रिटेन मॉइस्चर फॉर लॉन्गर टाइम, मीन्स जब हम जुताई करते हैं तो उसकी जो मॉइस्चराइजर्स है वो लंबे समय तक बनी रहती है, जिससे हमारे फसलों को फ़ायदा होता है। और फोर्थ है, इट हेल्प्स इन ब्रिंग न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल टू द टॉप। रिच न्यूट्रिएंट्स, रिच मीन्स क्या करता है कि जो रिच न्यूट्रिएंट्स होता है उसको मीन्स टॉप पे लाता है, मीन्स नीचे से बॉटम से टॉप पे लाता है। जब बॉटम से टॉप, जब नीचे से ऊपर आएगा तो किसको बेनिफिट देगा, क्रॉप्स को देगा, ठीक है। तो और भी कुछ बेनिफिट्स हैं, उसको भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट जो बेनिफिट्स है उसको मैं आपको काउंट करा दे रहा हूँ कि नेक्स्ट बेनिफिट्स क्या है। नंबर 5, नेक्स्ट बेनिफिट्स ये है कि जब आप प्लॉइंग करते हैं तो जो फर्टिलाइज़र आप अप्लाई करते हैं, आप प्लॉइंग करेंगे तो फर्टिलाइज़र अप्लाई करेंगे। फर्टिलाइज़र क्यों अप्लाई करेंगे, तो मैंने बताया था कि क्यों अप्लाई करेंगे, क्योंकि उससे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो इनिशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको क्रॉप की ज़रूरत होती है, उनको मिल जाए। तो जब इट हेल्प्स टू मिक्स द क्या मिक्स कर फर्टिलाइजर्स को मिलाने में भी यह क्या करता है, हेल्प करता है। एंड लास्ट पॉइंट, जब आप प्लॉइंग करेंगे तो अनडिजायरेबल प्लांट्स होंगे, जिन प्लांट से हमारे क्रॉप्स को क्या होगा, नुकसान होगा, वो भी रिमूव हो जाते हैं। इट हेल्प्स टू रिमूव
अनडिजायरेबल प्लांट्स। इट हेल्प्स टू रिमूव अनडिजायरेबल प्लांट्स, जिसको हम क्या कहते हैं, वीड्स। वीड्स का मतलब होता है जैसे घास होते हैं, मतलब जो क्रॉप्स के लिए ज़रूरत नहीं है, क्रॉप्स की ज़रूरी नहीं है उसके लिए। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, पहला तो हो गया आपको प्लाइंग, वाई प्लाइंग इज़ नीडेड। अब मैं एक क्वेश्चन करूँगा कि वाई लेबलिंग इज़ नीडेड। वाई लेबलिंग इज़ नीडेड। लेबल की क्या ज़रूरत पड़ती है या लेबल किसे कहते हैं? तो लेबल मीन्स एक प्लांक से या एक हेंगा से या लकड़ी का जो भी हो, उससे बड़े बड़े क्लॉट्स को, मिट्टी भुरभुरा करना या तोड़ना, ब्रेक्स इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स या ब्रेक इनटू डस्ट या पाउडर इज कॉल्ड लेबलिंग। तो क्यों ज़रूरत पड़ती है? तो इसकी ज़रूरत ये पड़ती है, किस लिए ज़रूरत पड़ती है कि आफ्टर प्लॉइंग, PLOGUGS, आफ्टर प्लॉइंग्स बिग बम्प कॉल्ड क्लॉट्स। जो क्लॉट्स होते हैं उनको तोड़ने के लिए आफ्टर प्लॉइंग बिग बम्प्स क्रस्ड बाय प्लांक आर वुडन कॉल्ड लेवलिंग। वुडन कॉल्ड लेवलिंग। अब इससे क्या होता है कि जो, अगर मान लीजिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये आपका खेत है, जब आपने जुताई किया तो यहाँ बड़ा, यहाँ बड़ा, यहाँ बड़ा, इस तरह के क्लॉट्स निकल गए। तो ये क्लॉट्स जो होंगे ये बेनिफिशियरी नहीं होंगे, क्योंकि जो भी मॉइस्चराइज़र होगा ये एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ये एब्जॉर्ब करेगी। अगर आप फर्टिलाइज़र भी ऐड करते हैं, अगर आपका क्रॉप इधर है तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा, मीन्स आपके क्रॉप्स को नहीं मिलेगा। और जब आपके क्रॉप्स को नहीं मिलेगा तो आपका क्रॉप्स बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए लेबलिंग की जरूरत भी, मीन्स आफ्टर प्लॉइंग बिग बम्प, बड़े बड़े जो चेका, हिंदी में भोजपुरी में चेका कहा जाता है, बड़े बड़े जो बम्प होते हैं उनको कैसे, प्लांक से या वुडन, लकड़ी के किसी भी सामान से जब तोड़ा जाता है या क्रस्ट किया जाता है, क्रस्ट मीन्स तोड़ा जाता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, लेबलिंग कहते हैं। और लेबलिंग के फ़ायदे क्या होते हैं कि जो क्लॉट्स होते हैं, कोई भी फर्टिलाइज़र जब ऐड करेंगे तो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और आपका अगर फसल या क्रॉप यहाँ पे है तो इसको इनिशियल मिल नहीं पाता है, जिससे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जिससे आपका फसल जो होगा जितनी मात्रा में ग्रो करना चाहिए उतनी मात्रा में ग्रो नहीं होगा। ठीक है, अब हम आते हैं वाई वी अप्लाइंग फर्टिलाइजर्स। वाई वी अप्लाइंग फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हम ये देखेंगे। वाई वी अप्लाइंग फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो वो मैं आपको बता दूं कि प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ के लिए, मीन्स फॉर अ प्रॉपर ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, फॉर अ प्रॉपर ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, we applied what, fertilizers that क्या करता है, that help to grow plants। ठीक है, ये हेल्प करता है कि प्लांट्स को ग्रो करने में, प्लांट्स को बड़ा करने में फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं। क्या मैंने लिखा है कि फॉर अ प्रॉपर ग्रोथ ऑफ ए प्लांट वी अप्लाई फर्टिलाइजर्स दैट हेल्प टू ग्रो प्लांट्स। और जब हम फर्टिलाइजर्स अप्लाई करते हैं, फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, तो वो जो होता है हेल्प करता है किस में, तो प्लांट्स को ग्रो करने में। ठीक है, अब देखिए फर्टिलाइजर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं।
फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं। क्या क्या? एक होता है फर्टिलाइज़र दो तरह के होते हैं। एक होता है नेचुरल और दूसरा जो होता है ये होता है केमिकल। एक नेचुरल फर्टिलाइज़र होता है और दूसरा केमिकल फर्टिलाइज़र होता है। तो नेचुरल फर्टिलाइज़र क्या होता है इसको मैं बता देता हूँ कि जो वेस्टेज गुड्स होते हैं या वेस्टेज प्लांट होते हैं, उनसे जो वेस्टेज प्लांट से जो फर्टिलाइज़र हमें प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं नेचुरल फर्टिलाइज़र। और जो केमिकल सब्सटेंसेस से जो प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं क्या? केमिकल फर्टिलाइज़र। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूँ आपको, व्हाट इज़ अ नेचुरल फर्टिलाइज़र, हाउ कैन यू डिफाइन इट? फर्टिलाइज़र नेचुरल फर्टिलाइज़र को आप कैसे डिफाइन करेंगे तो मैं आपको बताऊँ कि दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम these types are fertilizer. These types of fertilizers are obtained from what? Plant and animal wastage. Plant and animal waste। ठीक है। उसी तरह से हम केमिकल फर्टिलाइज़र का डेफिनेशन जानेंगे कि केमिकल फर्टिलाइजर्स कैसे मिलता है। केमिकल फर्टिलाइज़र, these types of fertilizer are obtained from what? Chemical substances। तो आप दोनों याद रखेंगे। एक नेचुरल फर्टिलाइज़र मैंने बताया कि नेचुरल जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं कैसे प्राप्त करते हैं, तो प्लांट से प्राप्त करते हैं। और एनिमल जो वेस्ट, या तो एनिमल मर जाता है उनके चमड़ी से, उनके बोन से या उनके बॉडी से जो भी प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं नेचुरल फर्टिलाइजर्स। या जो प्लांट जब सूख जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो उनसे जो फर्टिलाइज़र हमको प्राप्त होता है उनका कहते हैं नेचुरल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या है? तो इट इज़ स्पेशली गेन फ्रॉम या ऑब्टेन फ्रॉम द केमिकल सब्सटेंसेज। जो केमिकल सब्सटेंस होता है उनके अवशेष से या उनके सब्सटेंस से जो फर्टिलाइजर्स मिलता है हमें, उनको कहते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स। अब हम आएंगे, देखेंगे कि डिफरेंस क्या होता है किसमें, तो केमिकल फर्टिलाइज़र में और नेचुरल फर्टिलाइजर्स में डिफरेंस क्या होता है। तो जैसा कि पहले आप जान गए कि एक डिफरेंस तो मैंने बता दिया कि एक एनिमल एंड प्लांट के वेस्ट से प्राप्त होता है उसको नेचुरल कहते हैं, और दूसरा केमिकल सब्सटेंस से प्राप्त होता है उसे। दूसरा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इधर मैं अगर केमिकल लिख दूँ और इधर मैं नेचुरल लिख दूँ, और किसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो इसके साथ ऐड कर लीजिएगा क्या? फर्टिलाइजर्स। ये केमिकल फर्टिलाइजर्स हो जाएगा और ये नेचुरल फर्टिलाइजर्स हो जाएगा। अब पहला डिफरेंस मैंने बता दिया कि जो केमिकल होता है केमिकल सब्सटेंसेस से पाया जाता है, और जो ये होता है जो एनिमल एंड प्लांट के वेस्टेज से पाया जाता है। अब दूसरा मैं बता रहा हूँ, ये जो नेचुरल होता है ह्यूमस ऑफ द सॉइल, मीन्स यह मिट्टी की उर्वरा शक्ति या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। ठीक है। और ये जो होता है कि इट डज नॉट ह्यूमस, या
यह जो होता है कि ह्यूमस मीन्स यह बढ़ाता नहीं, मीन्स डज नॉट contain humus ऑफ द सॉइल, ह्यूमस ऑफ सॉइल। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि जो एनपीके, जिसको एनपीके का मतलब नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, मीन्स केमिकल में एनपीके को आप शॉर्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड के से पोटेशियम याद रखेंगे। ये जो होता है किस ग्रुप के अंतर्गत रखा गया है, केमिकल के अंदर। ठीक है। और इसमें जो होता है जैसे कंपोस्ट किसको बनाते हैं, कंपोस्ट जो होता है स्पेशली डंग ऑफ काऊ होता है, बफेलो होता है, ये जो भी होता है उसको हम कंपोस्ट करते हैं। ये क्या करता है, ह्यूमस ऑफ द सॉइल, मीन्स मिट्टी की ह्यूमस को इंक्रीज करता है। और इंक्रीज करता है तो मीन्स अगर एक बार इंक्रीज हो गया तो आप उससे कई फसल निकाल सकते हैं। और इसमें केमिकल में क्या होता है, ये ह्यूमस तो बढ़ाता नहीं, जिस फसल के लिए, जिस क्रॉप के लिए आप अप्लाई करते हैं बस उसी क्रॉप के लिए ये यूज़ होगा, उसके आगे वाले क्रॉप के लिए यूज़ नहीं होगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और मैं आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझे होंगे। और जो भी क्वेश्चंस होंगे MCQs टाइप के, आप मीन्स यू हैव टू ट्राई टू सॉल्व इट। इफ़ यू हैव प्रॉब्लम ड्यूरिंग द सॉल्विंग देन आई विल बी देयर एंड यू मे आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। थैंक यू दोस्तों।